नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर है। आपके 2018 में एग्जाम हुआ था और इसकी जो विज्ञप्ति है आपके 2015 में आई थी। और ये जो पेपर है आपके स्पेशल बीएड वालों का जो पेपर होता है आपके वो पेपर है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन वाला पेपर है जिसकी विज्ञप्ति आपके 2015 में आई थी और पेपर आपके 2018 में हुआ था। और ये भी आपके हिंदी का है, पेपर है हिंदी सेकंड ग्रेड का, ठीक है। और इसको भी कौन करवाती है? आपके आरपीएससी ही करवाती है। इसका मतलब आपको इतना तो हो गया कि आरपीएससी का जो ये पेपर है इसका लेवल भी आपको अच्छे से देखना है कि स्पेशल एजुकेशन में आपके कैसा पेपर आता है। जहां तक मैंने देखा है कि जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाला पेपर होता है इसका लेवल जो है काफी जैसे कम आता है। जैसे इतना नहीं है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, इसके अंदर बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम इसके प्रश्नों के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे आपके जो सिलेबस होता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, अपने जो मेन सिलेबस होता है वही स्पेशल एजुकेशन वालों का सिलेबस होता है। इसमें भी वही व्याकरण है जो सेम आपके डिक्टो प्रश्न होने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपके जैसे कैसे कितने प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, जैसे वर्ण विचार से आपके कितने प्रश्न आते हैं, संधि से कितने आते हैं, समाज से कितने प्रश्न आते हैं, आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं। ऐसे करके आपको जो है इसके जो है प्रश्नों का लेवल आपको अच्छे से परखना है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि इनमें से किस विकल्प में कोई भी वर्ण घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। इनमें से किस विकल्प में कोई भी वर्ण जो है आपके घोष वर्ण नहीं है। सबसे पहले अगर हम यह बात करते हैं आपके घोष, एक तो आपके वर्ण घोष होते हैं, ठीक है। एक तो घोष वर्ण होते हैं, एक और आपके अघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। घोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्ग का आपके तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ग होता है वो आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। और पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। पहला और दूसरे का मतलब आपके यहाँ पे क और यहाँ ख, ठीक है। यहाँ आपके जो सीधा सीधा आता है इसके नीचे फिर च, फिर यहाँ छ, ठीक है। ये आता है जो आपके अघोष होते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि आपके ग और अंग, ठीक है। ये वर्ग के जैसे ये पंचम वर्ण हो जाएंगे आपके सबसे लास्ट में। जो ये चौथा जो है ये आपके जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो आपके घोष वर्ण कहलाते हैं। और पहला और दूसरा जो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें आपके जो घोष वर्ण नहीं पूछा, ठीक है, तो अघोष वर्ण आपके पहला और दूसरा होता है। तो यानी कि आपके ये तो फिक्स हो गया कि इस जो ऑप्शन में है वो आपके, अगर आपको कहीं का ऑप्शन दिख गया या फिर ख ऑप्शन दिख गया या इनसे कुछ रिलेटेड दिख गया तो वही ऑप्शन जो है आपके घोष वर्ण नहीं है। तो अब आप सबसे पहले यहाँ डायरेक्ट देख सकते हो कि आपके जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें आपके आपको क दिखा है तो ये आपके अघोष वर्ण है, ठीक है। तो इसमें आपके घोष वर्ण नहीं है। तो आपके क, त और प ये आपके कौन से हैं? अघोष वर्ण हो जाएंगे। तो इसमें आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों ये जो मैं आपको आंसर करवा रही हूँ, ठीक है, यह आंसर आपके आरपीएससी के जो आपके आंसर की आती है बिल्कुल जो आपके आती है ना आंसर की, बिल्कुल सटीक आंसर की आती है आरपीएससी की, फाइनल आंसर की। उस आंसर के अनुसार मैं जो है आपको इसके आंसर बिल्कुल सही बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसमें, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? सभी वर्ण तालव्य पूछा, ठीक है। आपके कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके कंठ्य, कंठ्य वर्ण होता है आपके क वर्ग वाला, ठीक है। तालव्य होता है आपके कंठ्य के बाद में तालव्य, ये आप कौन सा होता है? आपके च वर्ग वाला। तो इसमें कौन से, इस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं, ठीक है। तो तालव्य में आपके तालव्य वर्ण और कौन कौन से होते हैं? तो च वर्ग होता है और च वर्ग के बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके एक ई होता है और च वर्ग हो गया आपके। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ आपके तो तालव्य वर्ण होते हैं, ज होता है, ठीक है। ये च भी जो है आपके च वर्ग में आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके तो श भी आपका जो है तालव्य स होता है, ठीक है। तो ई, श और छ वर्ग, ठीक है। ई से और छ वर्ग। तो आपका इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर अगर मैं पहले की बात करती हूँ तो आपका एक तो ई हो गया, छ छ ज, ठीक है। ये आपका ज जो है आपका छ वर्ग से हो गया और ये आपका स जो है तालव्य से है। तो इसके अंदर आपके जो सभी वर्ण तालव्य हैं वो कौन से ऑप्शन में है? पहले नंबर के ऑप्शन में जो है सभी वर्ण तालव्य वर्ण है, ठीक है। तो पहला नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? ओष्ठ्य स्वर की बात की है कि इनमें से ओष्ठ्य स्वर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ओष्ठ्य स्वर होते कौन से हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण होठों से हो वो ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं? होठों के जो होठों से किसका उच्चारण होता है? एक तो ऊ
और आपके ऊ, इनका जो उच्चारण है आपके होठों के माध्यम से जो होता है। ठीक है, तो आपका इसमें पहले नंबर का जो ऑप्शन ही है इसमें ओष्ठ स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो संघर्षी वर्ण कौन से आपके? पहला ऑप्शन है क और ग, दूसरा ऑप्शन है त और थ, तीसरा ऑप्शन है श और श, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संघर्षी वर्ण जो आपके वर्ण है वो कौन से हैं? तो आपके श और स जो है आपके संघर्षी वर्ण है। ठीक है, श और श जो है आपके संघर्षी वर्ण है। अब आप अगर हम यहाँ बात करते हैं कि आपके संघर्षी वर्ण होते कौन से हैं, तो एक तो आपके श, श, सॉरी आपके ये वाला स नहीं आएगा, उससे पहले आपके ये वाला स आएगा। ठीक है, श, श और श और है। ठीक है, एक तो ये हो गए आपके संघर्षी वर्ण। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके जो है क, सॉरी क नहीं ख, एक हो गया आपके ग, एक हो गया आपके फ और ब, और कौन सा हो जाएगा आपके ज। ठीक है, ये सभी जो है आपके संघर्षी वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से किस विकल्प में सभी जो है तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द की ओर अगर हम बात करते हैं, तत्सम शब्द होते कौन से हैं? संस्कृत के बिना ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आए। ठीक है, जो है आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपकी अगर मैं बात करती हूँ, मुख हुआ, बाहु हुआ, चिबूक, ये आपके तत्सम शब्द है। अगर उनके तद्भव की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मुँह है, मुखा, अगर ये मुख है तो इसका मुँह क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, बाहु का भुजा क्या हो जाएगा? तद्भव। ये आपका तत्सम है मुख, ये आपका बाहु जो तत्सम है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भुजा। चिबूक, चिबूक का क्या हो जाएगा? ठोड़ी, क्या हो जाएगा? ठोड़ी। ठीक है, तो आपके ये तीनों जो है तत्सम शब्द है, मुख, बाहु और चिबूक। अगर हम इसके तद्भव की बात करें तो मुख का तो हो जाएगा आपके मुंह, और आपके जो अगर बाहु है तो इसका क्या हो जाएगा? भुजा। तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा? भुजा। और चिबूक है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ठोड़ी, क्या हो जाएगा? ठोड़ी। ठीक है, तो आपके तत्सम शब्द किस में है? तो पहले नंबर का ऑप्शन ही जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर मैं बात करती हूँ, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द जो देशज शब्द है इसको अगर हम बात करते हैं तो मकान, या फिर दूसरा ऑप्शन है किवाड़, सी ऑप्शन है रेवड़ी, और चौथा ऑप्शन है डंडा। तो देशज शब्द कौन सा है यहाँ पे आपके? तो रेवड़ी जो है आपके देशज शब्द है। कौन सा? रेवड़ी। ठीक है, अगर हम और देशज शब्द के बारे में बात करते हैं तो जैसे आपके कटोरा हो गया। ठीक है, कटोरा भी आपके क्या है? देशज शब्द है। और अगर मैं बात करूँ आपके आटा, आटा कौन सा शब्द है? देशज शब्द हो गया। बहुत सारे शब्द है ऐसे, जैसे आपके खिड़की, खिड़की हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ आपके सामने ये रेवड़ी हो गया, और परवल हो गया, परवल भी जो है आपके देशज शब्द है। बहुत सारे शब्द है ऐसे, आँच हो गया, आँच भी जो है आपके देशज शब्द है। ठीक है, अष्टा, अष्टा जो है आपके देशज शब्द है। ठीक है, ना कि ये तत्सम है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके देशज शब्द। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? अब यहाँ यहाँ आप जो है प्रश्न देख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न थे आपके यहाँ? आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके वर्ण विचार के हो गए, फिर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहाँ तक आपके जो 4 प्रश्न वर्ण विचार के और 4 प्रश्न आपके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों में से 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न था अपना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? सभी शब्द तद्भव पूछा तो ग्रीवा या गीत, दूसरा ऑप्शन है चर्म, चंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार या क्षण, चौथा ऑप्शन है हरक या छीन। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है 3 नंबर का ऑप्शन है, यानी चौथा ऑप्शन है हरक या छीन, जो है आपके यहाँ पे छीन ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका अगर तत्सम इसके तत्सम की अगर हम बात करते हैं कि इसके तत्सम क्या होंगे, इसके तत्सम क्या होंगे, तो तत्सम होगा इसका हरक का तो आपके हर्ष। ठीक है, और छीन का क्षीण, क्या हो जाएगा? क्षीण। ये इनके तत्सम है। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? उर्दू, कमाल, दातुन या कमीना। तो आपके जो यहाँ पे है दातुन शब्द जो है आपके विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है,
नवे प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, तो पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक या फिर जातिवाचक, और चौथा ऑप्शन है जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो आपके अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके जैसे इसमें हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपको यही पता लग गया होगा कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हिमालय है तो आपके एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट नंबर पे आया हुआ है। ठीक है, और अगर दूसरी ओर अगर मैं बात करती हूँ कि आपके जो है गंगा का बहाव बहुत तेज है, ठीक है, तो बहुत तेज बहाव जो है आपके, ये बहुत तेज बहाव जो है ये आपके क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि उसका बहाव कैसा है, बहुत तेज है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका पहले नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, भारत, दूसरा ऑप्शन है भारती, तीसरा ऑप्शन है भारतीयता और चौथा ऑप्शन है भारत वर्ष। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, भारतीयता, कौन सा, भारतीयता। ठीक है, जो है आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर मैं इसे आपके भाववाचक संज्ञा के अगर अन्य एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ तो आपके हो जाएंगे जैसे कर्पणता, ठीक है, कर्पणता। और अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे तो मित्रता, मित्रता भी जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और एग्जाम जैसे शत्रुता हो गया, आपके शत्रुता जो है आपके भाववाचक संज्ञा है। वीरता हो गया, वीरता भी आपके जो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे काफी ज्यादा एग्जाम्पल बहुत सारे जो आपके भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 11वें नंबर का, निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पहला ऑप्शन है देना, दूसरा है सुनना, तीसरा है समझना और चौथा है पढ़वाना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो पढ़वाना, किसी से जो प्रेरणा, जैसे किसी से कोई काम करवा रहे तो क्या है, पढ़वाना, जैसे किसी से हम कह रहे हैं कि आप ये काम करो तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, हम किसी को प्रेरणा कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ये काम करो, तो पढ़वाना जो है यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, लिखवाना, पढ़वाना, मंगवाना, जगाना, ये सब जो है आपके कौन सी क्रिया हो जाती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। 12वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है आपने तो कमाल कर दिया, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, तीसरा ऑप्शन है आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, सॉरी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था, तीसरा ऑप्शन है तुम दिल्ली से कब आए, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने आप बहुत अच्छा गाती हो। ठीक है, तो आपकी अगर यहाँ मैं बात करती हूँ कि इसमें जो है कौन सा वाक्य में जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपके यहाँ पे जो इसमें है दूसरे नंबर के ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ने महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का त्याग भी कर दिया था, ये कौन सा तो है आपके यहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें, दूसरे नंबर के ऑप्शन में। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, कौन सा विशेषण जो है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। पहला ऑप्शन है पुराना, दूसरा ऑप्शन है आपके कश्मीरी, क्या है, कश्मीरी। ठीक है, जो आपके नीचे दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है आपके वो है भला और चौथा ऑप्शन है देसी। तो विशेषण कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, इसकी अगर हम बात करते हैं जो आपके कश्मीरी है, ये जो है आपके विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। ठीक है, कश्मीर जो आपके कश्मीर है ये व्यक्तिवाचक शब्द है, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें से कश्मीरी आपके जो है इसका विशेषण बना हुआ है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, बच्चे सारी मिठाई खा गए, दूसरा ऑप्शन है श्याम केले और अंगूर खाता है, तीसरा ऑप्शन है राम और श्याम घूमने जाते हैं और चौथा ऑप्शन है नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। तो इस इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके बी नंबर का जो ऑप्शन है दूसरे नंबर का, श्याम केले और अंगूर दोनों ही खाता है, तो यहाँ पे क्या है आपके द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर का,
निम्नांकित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है अचानक, दूसरा है दूर, तीसरा है आज और चौथा है तथा। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया विशेषण नहीं है? जो तथा शब्द है इसमें आपके जो है क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो अगर पहला ऑप्शन है किंतु, दूसरा है लगातार, तीसरा ऑप्शन है अभी अभी और चौथा है शाबाश। चौथा कौन सा है? शाबाश। तो आपका जो शाबाश है ये बिल्कुल आपका विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। विस्मयादि बोधक में होता क्या है, जैसे किसी प्रकार का आश्चर्य जो प्रकट होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, उल्लास होता है, ये आपके विस्मयादि बोधक के होते हैं। जैसे आपके मैं बात करती हूँ, और हाय ये तेरी कैसी लीला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके विस्मयादि बोधक। और अगर मैं बात करती हूँ ओ, ठीक है, ओ ये क्या हो गया। ठीक है, ये भी क्या है आपके विस्मयादि बोधक। और मैं बात करूं अगर वाह, क्या हो जाएगा? वाह, वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए? विस्मयादि बोधक, जिसमें आपके नीचे ये चिन्ह लगा हो। अगर आपको कभी डायरेक्ट अगर ये वाला भी पूछ ले कि शाबाश के आगे अगर आपको ये लगा हुआ होता ये चिन्ह, तो भी आपके विस्मयादि बोधक का उदाहरण हो जाता। ठीक है, यही आपकी इसकी पहचान है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, निम्नांकित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द नहीं है? समुच्चय बोधक शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है क्योंकि, दूसरा है यहाँ, तीसरा ऑप्शन है कि और चौथा ऑप्शन है परंतु। तो समुच्चय बोधक शब्द आपके जो है यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो है आपके समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। समुच्चय बोधक शब्द आपके अगर मैं बात करती तो यहाँ आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ आपके क्योंकि हो जाएगा, ये आपका समुच्चय बोधक है। की हो गया, परंतु हो गया, और हो गया, और हो गया, या हो गया, और अगर मैं बात करूँ तो आपके अथवा हो गया। ये शब्द ये सारे शब्द जो कौन से हैं आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। साथ में पेपर का लेवल कितना सरल था, आप भी देख सकते हो। इतना सरल लेवल की शायद ही कोई ऐसा कि किसी ने मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि 150 यानी 150 में से शायद ही किसी ने 125 में से कम प्रश्न किए होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि इतना सरल, अगर ऐसा ही पेपर अगर अपने आ जाए एग्जाम में, जैसे आपके जो ये जनरली पेपर देते हैं, अगर इनके आ जाए, तो शायद इनमें से तो कोई भी जो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो 120 125 में से राइट प्रश्न कम करके आए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निम्नांकित में से 19 नंबर का प्रश्न है आपका। 18 नंबर का छूट गया प्रश्न। ठीक है बिल्कुल। निम्नांकित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? निपात का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निपात होते कौन कौन से हैं। निपात की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके बी हो गया, ठीक है, एक आपके ही हो गया, एक आपके बर हो गया, और अगर मैं बात करूँ आपके तो तक, ये भी आपके निपात है। ठीक है, तो हो गया, तो भी आपके निपात है। मात्र हो गया, मात्र भी आपके निपात है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके निपात होते हैं। तो अब आपके यहाँ पर बी, ही हो गया, बी हो गया, ठीक है, में और तक। तो आपका यहाँ पे जो है निपात का उदाहरण कौन सा नहीं है? में जो है आपके निपात का उदाहरण नहीं है। ये आपको याद रखने हैं। फिर से कभी अगर प्रश्न आए निपात वाला तो आपको ये वाले जो है आपको इनको ये याद रखना है। ठीक है, बी, ही, बर, तक, तो, मात्र, ये जो है इनके जो है निपात के कुछ उदाहरण है। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है वो है, वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला प्रश्न है, सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, और चौथा ऑप्शन आपके द्विकर्मक क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो आपके द्विकर्मक क्रिया है, इसके अंदर जो है इसमें मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है, जो कि आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपकी बिल्कुल गलत है। 20 नंबर का प्रश्न है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तो ये कैसा है? संकेतवाचक। कैसा है? संकेतार्थक। ठीक है, संकेतवाचक या फिर संकेतार्थक वाक्य। 20वें नंबर के प्रश्न में आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है?
निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है? और इस प्रश्न का जो उत्तर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, किस किस ने कमेंट किया है ये मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे 21 नंबर के प्रश्न के बारे में। निम्नांकित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए। दूसरा ऑप्शन है आपके वो है श्रमिक और कृषक दिन रात परिश्रम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। चौथा ऑप्शन है यदि विद्यार्थी गहन अध्ययन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो इसमें संयुक्त जो वाक्य है इसका उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो अध्यापक आया किंतु विद्यार्थी चले गए, किंतु विद्यार्थी चले गए, ये जो है आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में होता क्या है साथियों? तो अगर यहाँ हम बात करें तो संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय जैसे आपके तथा और एवं आदि जो है ये संयुक्त वाक्य से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। निम्नांकित में वर्धी संधि का उदाहरण है। वर्धी संधि का उदाहरण कौन सा है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण सर्वधन ईक्षण। दूसरा है अभिप्सा अभिधन इप्सा। तीसरा ऑप्शन है सदैव सदाधन एव। और चौथा ऑप्शन है महोदय तो महाधन उदय। ठीक है, तो वर्धी संधि का उदाहरण पूछा है यहाँ पे। तो आपके जो सदैव है, ठीक है, जिसमें दो मात्रा, ठीक है, सदाधन एव, क्या हो जाएगा? सदाधन एव बराबर सदैव, ठीक है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा आपके वृद्धि संधि। तो आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस तरह का आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, पहला ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा ऑप्शन है विशेषण उपवाक्य। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने क्रिया विशेषण उपवाक्य। और चौथा ऑप्शन है संज्ञा एवं विशेषण उपवाक्य। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इसमें आपके जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब मैं दिल्ली में था तब स्वयं खाना बनाता था, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य। 24 नंबर का प्रश्न है मात्र अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? मात्र धन अनुमति, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? मात्र धन अनुमति अनुमति, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके तो इसमें यण संधि है। कौन सी? यण संधि है। 24 नंबर के प्रश्न में जो है आपके यण संधि है, ठीक है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसकी अगर हम बात करें इनमें से किस समास के पदों में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है? यही प्रश्न जो आपके मैंने कल पेपर सोल्व करवाया था आरपीएससी ग्रेड सेकंड का, कल मैंने जो पेपर सोल्व करवाया था आपके 2016 वाला, ठीक है, उसमें सेम प्रश्न था। आपको विश्वास नहीं तो आप देख सकते हो, डिक्टो सेम यही प्रश्न था। इनमें से किस समास के, एक अक्षर भी चेंज नहीं है, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो किसमें होता है? आपके कर्मधारय समास में। और मैंने बताया था वहां पे साथियों, कम से कम आप अगर कभी तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट किसी भी जो है आप किसी भी इसमें आपकी इसमें तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता रखना है बस कि आपको कम से भी कम 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, 5 ईयर ओल्ड
आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको जरूर पढ़ के जाया करो, क्योंकि जो है आपके कम से भी कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके वापस रिपीट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं काव्य शास्त्र की बात करूँ तो काव्य शास्त्र में आपके 15 प्रश्न आते हैं। आरपीएससी ग्रेड सेकंड वालों के लिए बता रही हूँ मैं, और फर्स्ट वालों के लिए भी। जो आपका काव्य शास्त्र वाला पार्ट होता है उसके 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो उसमें से आपके जो कम से भी कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पुराने एग्जाम में आए हुए पेपर है। जैसे आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का हो गया, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो है पेपर भी आपको देखना है, ठीक है। तो उसमें आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और आपके जो जनरल पेपर होता है वो, और आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाला, दोनों पेपर देखने हैं 5 ईयर के। और ग्रेड सेकंड में भी आपको ऐसा ही करना है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी 5 ईयर ओल्ड पुराने जो पेपर है आपको उनको देखना है। और उनके जो आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपके काव्य शास्त्र के आए हुए हैं उनको आप मिला के देखना। आपके जो है कम से भी कम 10 से 12 प्रश्न जो है आपके 15 में से बिल्कुल सेम डिक्टो प्रश्न वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द आपादान तत्पुरुष के हैं? आपादान तत्पुरुष के हैं। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, पहला ऑप्शन है पदच्युत और देश निकाला, दूसरा ऑप्शन है पथ भ्रष्ट और विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है विवाहेतर और राजमाता, और चौथा ऑप्शन है वनवास और दयाद्र, ठीक है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास के हैं कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके ये हो गया पदच्युत, ठीक है। पदच्युत हो गया पद से च्युत, और एक हो गया आपके देश निकाला, देश से निकाला। ये दोनों जो है आपके अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ बतौर, सादगी, अलविदा और बेवजह। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपके जो सादगी है ये जो है आपके उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। बतौर की अगर हम बात करते हैं आपके इसमें ब उपसर्ग है, कौन सा? ब। अलविदा में आपके अल उपसर्ग है, और अगर मैं बात करती हूँ बेवजह में तो आपके बे उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करती हूँ 28 नंबर का प्रश्न है। आपके पूरे 150 यानी कि 150 प्रश्न हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। निम्नांकित में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो बुराई, सिलाई, लड़ाई और कटाई। तो आपका तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो आपके बुराई जो है आपके तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कहलाता है, ठीक है। बुरा धन आई, क्या हो जाएगा? बुरा धन आई, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। 29 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में जो है आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है उन्नत, दूसरा ऑप्शन है तन्मय, तीसरा ऑप्शन है प्रत्युत्तर, और चौथा ऑप्शन है अनार। तो आपका जो अनार है इसमें किसी प्रकार का जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपके स्वतंत्र शब्द है अनार, तो एक, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ उन्नत में, तो उन्नत में आपके अगर मैं बात करती हूँ तो उत्दन नथ, ठीक है, उत्दन नथ। आपके इसमें उत उपसर्ग हो गया। तन्मय में, तन्मय तो आपके तत्दन मय, तत्दन मय, तो इसमें कौन सा हो गया? आपके तत् उपसर्ग हो गया। प्रतिदन उत्तर, ठीक है। तो आपके इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति उपसर्ग हो गया। 30 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अ प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है सर्प, दूसरा है गायक, तीसरा है राघव, और चौथा है पांडव। तो आपके जो है यहाँ पे गायक जो है इसमें आपके अ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपके यहाँ पे हो जाएगा गेदन अक, बराबर क्या होता है? गायक, और इसमें आपके जो है अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का। निम्नांकित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सभी शब्द जो है आपके पर्यायवाची हैं। 31 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो पहला ऑप्शन है हाथ, पानी और करी, दूसरा ऑप्शन है कान, कर्ण और रदन, तीसरा ऑप्शन है आपके मेंढक, दादुर और मंडूक, और चौथा ऑप्शन है दूध, पेय और रसना। तो 31 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपके मेंढक, मेंढक का पर्यायवाची दादुर और मंडूक के बिल्कुल जो है आपके सही है, तीनों ऑप्शन ही आपके यहाँ पे सही है। 32 नंबर के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, निम्नांकित में से किस युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? किसका जो है अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? ग्रह का, नक्षत्र और ग्रह का घर, ठीक है। यह प्रश्न भी आपके जो है आरपीएससी ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ था, कब हुआ था? 2016 वाला, उसमें आप देखना आपको सेम डिक्टो प्रश्न मिलेगा, ठीक है। हम बात करते हैं 32 नंबर के प्रश्न के बारे में। तो ग्रह का तो नक्षत्र और
ग्रह का गण, तो आपका पहला जो बिल्कुल सही है, यहाँ सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक है। नर का तो पुरुष होता है, नार का स्त्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दिन का तो आपके दिवस होता है और दिन का दैनिक, ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। प्रेषण यानी देखना और प्रेक्षण यानी भेजना, तो आपके अगर यहाँ ये बिल्कुल गलत है। प्रेक्षण यानी तो होता है आपके भेजना, ठीक है, और प्रेक्षण यानी देखना, जो ये आपका ये उल्टा है, ठीक है। तो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है जो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? उचित का अनुचित, अपकार का उपकार, आरोह का अवरोह और विज्ञ का अविज्ञ। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका जो विज्ञ का है, जो अविज्ञ, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। विज्ञ का अविज्ञ हुआ, ठीक है। तो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है जो यहाँ पे विलोम शब्द सही नहीं है। 34 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम बात करते हैं तो वात्सल्य। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या हो जाएगा? वात्सल्य होता है। जिसे मापा न जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिसे मापा न जा सके तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय। क्या हो जाता है? अपरिमेय। साथियों कितना सरल पेपर है, कितना सरल पेपर है, आप एक बार सोच के देखो कितना सरल पेपर है, बहुत सरल पेपर है वाकई में भी। 36 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द हंस शब्द का अर्थबोधक नहीं है? ठीक है, तो अगर हम यह बात करते हैं, पहला ऑप्शन है सूर्य, आत्मा, पक्षी विशेष या फिर हिंसा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं जो आपकी हिंसा है, ये हंस का अर्थबोधक शब्द नहीं है। 37 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? माधुर्यता, मंत्रित्व, लब्ध, प्रतिष्ठित और ज्योत्सना। तो अगर यहाँ हम 37 नंबर के प्रश्न की अगर बात करते हैं तो आपके मंत्रित्व है, तो ये शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। 38 प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द जो है आपके शुद्ध हैं? अत्योक्ति, गौरव, प्रत्यय, महात्म्य, जीवा, अंत्याक्षरी, विपन्नावस्था, परितोषिक और स्वावलंबन, प्रज्वलित, गत्य अवरोध और ब्रह्मा। तो सभी शब्द आपके शुद्ध किस विकल्प में है? 38 नंबर के प्रश्न है, तो इसमें आपके महात्म्य, जीवा और अंत्याक्षरी जो है आपके बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, पहला ऑप्शन है वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह चीज आप उन्हें दीजिए। तीसरा ऑप्शन है वहां बहुत से लोग बेहाल पड़े थे। और चौथा ऑप्शन है वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। तो अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो साथियों आपके 39 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, जो कि आपके अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिछला वाला जो प्रश्न था उसमें अशुद्ध पूछा था, और इसमें आपके जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है मराठी की लिपि देवनागरी है। दूसरा ऑप्शन है कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। तीसरा ऑप्शन है कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। और चौथा ऑप्शन है यह मेरा ही हस्ताक्षर है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। 40 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मराठी की लिपि देवनागरी है, जो कि आपके बिल्कुल शुद्ध है। कृपया मेरी सौभाग्यवती, ये जो है आपके यहाँ गलत हो गया, ठीक है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा, कोहिनूर खुद एक जो है अमूल्य हीरा था, अमूल्य अमूल्य लिखने की यहाँ जरूरत ही नहीं थी। यह मेरा ही हस्ताक्षर, यह मेरे ही हस्ताक्षर है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 41 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ आपको एक निर्देश दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि निम्नांकित में से पद्यावतरण के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आपको एक पद्य दिया हुआ, पद्यांश दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रहे अति सुख से, मानव जग में बट जाए दुख सुख से ओ सुख दुख से, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन, अविरत दुख सुख से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। अगर हम यह बात करते हैं कि यहाँ जो है कवि क्या कहना चाहता है, तो अल्प मात्रा में प्राप्त सुख दुख, या फिर कभी कभी प्राप्त होने वाले दुख सुख,
अधिक दुख किंतु कम सुख की अवस्था, लगातार दीर्घ काल तक बनी रहने वाली दुख की अवस्था। इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवि क्या कहना चाहता है, तो अगर 41 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो लगातार दीर्घ काल तक बनी रहने वाली जो दुख सुख की अवस्था है, कवि यही कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है आपको, जग पीड़ित है। ये जो प्रश्न है आपका यह है, जग पीड़ित है अति दुख रे जगत पीड़ित रे, अति सुख है सुख से मानव जग में बट जाए, दुख सुख से ओ सुख दुख से, अविरत दुख है उत्पीड़न अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दीवा में सोता जगता जगजीवन। सातवीं पंक्तियां वही है, सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति का कवि ने क्या उपाय बताया था, क्या बताया था, संसार से विरक्ति में ही मुक्ति है, दिन रात अथक परिश्रम करना चाहिए, मनुष्य को सुख दुख परस्पर बांट लेने चाहिए, अवांछित सुख संसाधनों को त्याग देना चाहिए। तो 42 नंबर के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो मनुष्य को सुख दुख परस्पर बांट लेने चाहिए, इसका यही उपाय बताया था। ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है, सब और कष्ट ही कष्ट होना, अर्थ के लिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति उपयुक्त हुई है। सब और कष्ट ही कष्ट होना, तो आपके यहाँ आ बैल मुझे मार, आगे कुआ पीछे खाई, आगे नाथ न पीछे पगहा, और चौथा ऑप्शन है आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो इसका जो आंसर है आपके, आगे कुआ और पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट, आगे जाए तो भी कुआ और पीछे जाए तो भी खाई। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ, 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है, काना होना, दूसरा ऑप्शन है अधूरा उपकार करना, तीसरा ऑप्शन है समान भाव रखना, और चौथा ऑप्शन है कपट भरा व्यवहार करना। तो 44 नंबर प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो सम्मान भाव रखना यानी एक आंख से देखना, सबको एक प्रकार की नजर से ही देखना चाहिए। ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 343 एक में लिखा गया है। ठीक है। एक में या फिर ए में, दोनों आपके जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है, युवाओं से नामक निबंध के आधार पर बताइए कि उक्त कथन किसका है। ये उक्त कथन किसका है साथियों। 46 नंबर के अगर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, या फिर अगर हम बात करें महात्मा गांधी का। तो ये जो कथन है आपके, ये है आपके स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। 47 नंबर के प्रश्न की अगर हमें बात करते हैं तो इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित नहीं है। तीनों पर प्रेम, नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब, और जंजीरें और दीवारें। 47 नंबर का जो प्रश्न अगर इसकी हम बात करते हैं तो आपके दिनों पर प्रेम जो है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न है, छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या फिर यशपाल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके जयशंकर प्रसाद है। कौन सा, छोटा जादूगर किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की। 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने, नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी कोई करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। उक्त दोहे के माध्यम से बिहारी क्या संदेश देना चाहते थे। पानी बचाने का, विनम्र बनने का, ईमानदार बनने का, या फिर सच बोलने का। अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके, तो बिहारी का क्या संदेश देना चाहते हैं, तो विनम्र बनने का संदेश देना चाहते हैं। ठीक है। 50 नंबर का प्रश्न है, पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है। पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है, तो हल्दी घाटी, जोहर, आरती और गोरा वध। 50 नंबर के प्रश्न में अगर हम बात करें तो हल्दी घाटी के जो है इससे उद्धृत है। 51 नंबर का प्रश्न है, मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता पल 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 पर मेरे जीवन में सोना। उक्त काव्यांश के लिए काव्यांश किसके द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा रचित है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर मीराबाई। अगर यहाँ हम बात करते तो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है,
सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। इस काव्य पंक्ति में नागर नवल किशोर विशेषण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? भरमर के लिए, उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए या फिर राधा के लिए? 52 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर तो आपके कृष्ण के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर समर करनी करही कही न जानवी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। उक्त पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? देव, कृपाराम, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो किसकी हैं ये पंक्तियां? ये आपके तुलसीदास की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? जयशंकर प्रसाद ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? हंस पत्रिका का, कवि वचन सुधा का, इंदु का या फिर वीणा का? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके जो है जयशंकर प्रसाद इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में। कब किया था? 1909 ईस्वी में। कहाँ? काशी में। कहाँ किया था? काशी में। ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित इनमें से कौन सी कविता नागार्जुन रचित है? ठीक है। कन्यादान, उषा की लाली, मातृ वंदना या फिर प्रभु? 55 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर बिल्कुल उषा की लाली। कौन सी कविता नागार्जुन रचित है? नागार्जुन के द्वारा रचित है तो उषा की लाली। ठीक है। 56 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद की मरणोपरांत उनकी कहानियां किस कहानी संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई? सुखा सरोवर, निर्मल सरोवर, मान सरोवर या फिर जगत सरोवर? तो किस नाम से प्रकाशित हुई थी? 56 नंबर का जो प्रश्न है अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके मान सरोवर के नाम से प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में? 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितने खंडों में? 8 खंडों में। और ये प्रश्न जो है आपको काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित लोक संत पीपा नामक पाठ के अनुसार पीपा का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं गागरोन, नारनौल, हमीरपुर या फिर जहाजपुर? 57 नंबर का जो प्रश्न है अगर यहाँ हम बात करें तो गागरोन माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनी सुंदर बेन सुदारस साने सयानी है, जानकी जानी बली, तिरछे करे नैन दे छेन तिन्हे समुझाई, कुछु मुस्काई चली। कवितावली के प्रस्तुत काव्यांश में तिन्हे तिन्हे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मण के लिए, सीता जी के लिए, उर्मिला के लिए या फिर ग्राम वधुओं के लिए? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ये ग्राम वधुओं के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, प्रज्ञा प्रवाह पुस्तक में संकलित आर्य स्त्रियां नामक कविता मैथिली शरण गुप्त की रचना किससे ली गई है? भारत भारती से, साकेत, द्वापर या फिर नहुस? तो किससे ली गई है? यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके भारत भारती से ली गई है। 60 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता निराला द्वारा रचित है? भिक्षुक, पर्वत प्रदेश में पावस, अनल किरीट या फिर आदमी की पीर? तो यह अगर हम बात करते हैं तो आपके भिक्षुक जो है निराला द्वारा रचित है। ठीक है। 61 नंबर का प्रश्न है, फिर से सोचने की आवश्यकता है नामक निबंध इनमें से किस विषय पर चिंता प्रकट की गई है? बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, शव भाषा की उपेक्षा या फिर आतंकवाद की समस्या? तो 61 नंबर का जो प्रश्न अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इसमें आपकी जो है शव भाषा की उपेक्षा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान नामक पाठ किस गद्य विधा में रचित है? तो किस गद्य विधा में रचित है? अगर यहाँ हम बात करें तो आपके ये आत्मकथा में रचित है। सीधे सीधे प्रश्न है यहाँ पे, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के रचनाकार कौन है? तो अगर यहाँ हम बात करें तो कौन है यहाँ पे आपके? वो है सेठ गोविंदास। 64 नंबर का प्रश्न है, जैनेन्द्र द्वारा रचित खेल कहानी के पात्र हैं। खेल कहानी के पात्र कौन है? सुरबाला और मनोहर, राधा मोहन, नल दमयंती और श्याम सलोनी? तो अगर यहाँ हम बात करते तो कौन आपके सुरबाला और मनोहर जो है आपके खेल कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की राजकुमारी कहानी में राजकुमारी का नाम क्या है? तो राजकुमारी का नाम क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपके रत्नवती है। क्या है? रत्नवती। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय के अनुसार पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी साथियों? समुद्र शिखर की। ठीक है।
अगला प्रश्न है, शुभ सांत्वना में है, शोक में वे और औषधि रोग में। संयोग में संपत्ति है, बस है विपत्ति, वियोग में। भारत भूमि कविता में उक्त पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं? तो ये किसके लिए कही गई है? तो ये आपके स्त्रियों के लिए कही गई थी। ठीक है। देश उठेगा गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? देश उठेगा गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो कौन है आपके वो? नंदलाल जोशी। निम्नांकित में से कौन सी रचना विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अतीत के चलचित्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए। गद्य साहित्य का आविर्भाव पाठ के आधार पर बताइए कि उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन किसका है साथियों? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये आपका राजा लक्ष्मण सिंह का है। किसका? राजा लक्ष्मण सिंह का है। यात्रा का रोमांस के रचनाकार कौन है? तो कौन है यहाँ पे आपके? मोहन राकेश। अगला प्रश्न है आपके 72 नंबर का प्रश्न है, वो है, विष पिया अमृत दिया नामक निबंध में किस महापुरुष के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का उद्घाटन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं 73 नंबर के प्रश्न में, तो आपके पृथ्वीराज की आंखें जो है यहाँ पे जीवनी नहीं है। 74 नंबर का प्रश्न है, वो है, कृष्ण गीतावली इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है साथियों? बिल्कुल सरल सिंपल प्रश्न है, तुलसीदास की। ठीक है। 75 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बुझती साँच न हासी। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं साथियों? ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है, उमर ख्याम के जीवन दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन से हैं? कुंवर नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो कौन है इसमें? अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार व्यय का विषय कितने रूपों में सामने आता है? कितने रूपों में सामने आता है ये? 4, 2, 5 और 3। तो आपके 2 रूपों में ये सामने आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने स्वप्न में भी न सोचा था। यह वाक्य किसने किससे कहा? तौलिए एकांकी के आधार पर बताइए। मधु ने वसंत से, मंगला ने मधु से, मधु ने सुरों से या फिर चिंती ने वसंत से। तो अगर यहाँ हम बात करें आपके सामने 78 नंबर के प्रश्न में, तो ये आपके मधु ने वसंत से कहा था। सेठ गोविंदास द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण नामक यात्रा व्रत में वर्णित 3 तल गुफा में स्थित बुद्ध की मूर्ति को स्थानीय निवासी क्या मानकर पूजते हैं? तो क्या मानकर पूजते हैं? तो ये आपके राम मानकर पूजते हैं। गाय करुणा की कविता है, यह कथन इनमें से किसका है? महादेवी रचित गोरा के आधार पर बताइए। तो ये किसका है? तो यह आपकी अगर मैं बात करूँ स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो 80 नंबर के प्रश्न में अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा है। ठीक है। किसका है कथन? महात्मा गांधी का। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो किस कवि की हैं? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके 81 नंबर के प्रश्न है, तो इसमें आपकी ये रहीम की है। किसकी? रहीम की। किरण धेनुए कविता के रचनाकार इनमें से कौन से हैं? इनमें से कौन से? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नरेश मेहता। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? नरेश मेहता। कवि पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? पाठ्यपुस्तक सरयू के आधार पर बताइए। तो कवि पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था साथियों? अगर हम यहाँ बात करें तो उनका वास्तविक नाम था प्यारे लाल। इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो विष्णु प्रिया, सिद्धराज,
पंचवटी, भरत भारती, जयद्रथवध और यशोधरा, या फिर आराधना और परिमल। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके आराधना और परिमल जो है आपके मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की कविता पेसोला की प्रतिध्वनि में वर्णित पेसोला झील कहाँ स्थित है? पेसोला झील कहाँ स्थित है साथियों? अगर हम यहाँ बात करते हैं आपके, तो बनारस, लखनऊ, उदयपुर और जयपुर। तो ये आपके कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, पेसोला नहीं है साथियों, यहाँ पे पिछोला हो सकता है। ठीक है, पिछोला झील कहाँ? उदयपुर में है, लेकिन ठीक है आपके पाठ में यही दिया हुआ है तो यही सही है। सरयू पाठ्य पुस्तक में संकलित मिठाई वाला कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो कौन है? या अगर हम बात करते हैं तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है? तो आपके जड़ की बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। सूर्यबाला की निर्वासित कहानी का मूल विषय इनमें से क्या है? सूर्यबाला की निर्वासित कहानी का मूल विषय इनमें से क्या है? तो अगर हम यह बात करते हैं 88 नंबर के प्रश्न में, तो वानप्रस्थीय दंपति का दर्द, यह इसका मूल विषय है। हमारी पुण्य भूमि और इसका गौरव में अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश है? किसका अंश है ये है आपके स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, किसका? स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न 90 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस पाठ के अनुसार इनमें से किस प्रधानाध्यापक ने सुभाष बाबू को बहुत प्रभावित किया था? तो किसने किया था? तो अगर यहाँ हम बात करें तो बाबू बेनी माधव दास। कौन सा? बाबू बेनी माधव दास। ये आपके थोड़ा मार्कर है जो मिस्टेक कर रहा है, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, साक्षात सांकेतिक अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? तो कौन सी है आपके? वो है अभिधा। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो किस आचार्य ने दी है आपके? ये अगर हम बात करते हैं तो आपके वामन ने दी है। पायनी नुपुर मंजू बजे बजे कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुल से वनमाल सुहाई। इन पंक्तियों में कौन सी काव्य रीति है? कौन सी काव्य रीति? अगर हम यहाँ बात करें तो आपके यहाँ पे वेदर्भी रीति है। कौन सी? वेदर्भी रीति है। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयोग से उत्पन्न काव्य दोष कौन सा है? तो कौन सा है? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें आपके जो है आरपीएससी ने बोनस प्रश्न माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, ये कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? अगर साथियों हम बात करते हैं तो पहला दुष्कर्मत्व दोष है इसके अंदर। ठीक है, और ये आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट जो पेपर हुआ था, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पेपर हुआ था 2018 वाला पेपर देखना। 2018 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परत घाट दुर्जन ही दई नहीं है रीति। इनमें कौन सा अलंकार है? अगर 96 नंबर के प्रश्न में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे असंगति अलंकार है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो बाकी के आप पढ़ लेना। मैं आपको जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आरपीएससी ने माना था वो माना था, दोहा के सम चरण में 13 तथा विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, जबकि ये गलत है। ये प्रश्न भी आपके जो है आरपीएससी ग्रेड सेकंड में से वापस उठाया हुआ है। ठीक है, तो आपके ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपके यहाँ 11 होती है और यहाँ 13 होती है। ठीक है, रस के संबंध स्थायी भावों में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? करुण, शोक, अद्भुत, जुगुप्सा, रौद्र, क्रोध, वीर और उत्साह है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपका कौन सा विकल्प गलत है? अद्भुत, रस, जो जुगुप्सा, ये जो आपका गलत है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा भाव सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव नहीं है तो कौन सा नहीं है? आपके विबोध। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन है वो? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ से आपके हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। ये आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न थे यहाँ पे। यहाँ से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो
चुका है। ठीक है, और ये आपका आदिकाल का प्रश्न था पहला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कबीर ने सिद्ध और नाथ परंपराओं का भरपूर प्रयोग किया। जन कल्याण की भावना प्रदान होते हुए भी तुलसी ने काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष है। अष्टचाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की। झांसी ने प्रेम तत्व को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से अंकित किया है। तो अगर यहाँ हम बात करते तो आपके जो है यहाँ पे अष्टचाप की प्रतिष्ठा वल्लभाचार्य ने की, ये जो कथन है आपका सही नहीं है। किसने की थी? विठल विठल नाथ ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपन्यास व उपन्यासकार सम्मिलित नहीं है? तो कौन है? अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, 102 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आधा गांव राई मासूम रजा बिल्कुल सही है। उखड़े हुए लोग कमलेश्वर का, जो कि आपके गलत है। प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी आपका सही। तो आपके यहाँ पे तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या कौन सी थी आपके? 102। अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न आपके सामने, वो है, निम्नांकित में से किस विकल्प में कविता और कवि सुमेलित नहीं है? लहर, जयशंकर प्रसाद, संशय की एक रात धर्मवीर भारती, इत्तेलम, अगेय, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका यहाँ पे जो है संशय की एक रात धर्मवीर भारती, जो कि आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 104 नंबर का। इसको पढ़ के आप जवाब देंगे, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध आप मुझे पढ़ के आंसर देंगे कि इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बात कर रहे थे, इनमें से आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई थी? तो कौन सी रचना जो गद्य में लिखी गई थी? जयचंद्र प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, परमाल रासो, या फिर बसंत विलास। कौन सी रचना है? तो आपके वो वर्ण रत्नाकर जो है आपके गद्य में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 105 नंबर का। इनमें से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कुतुबन मरगावती, जायसी पद्मावत, मुल्ला दाऊद लकम सेन, या फिर पद्मावती कथा, ईश्वर दास सत्यवती कथा। तो कौन सा जो इसमें सम्मिलित नहीं है? आपके मुल्ला दाऊद। ये किसकी है? आपके चंदायन की है। किसकी है? चंदायन की है। ठीक है, 106 नंबर का प्रश्न है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो किसकी है? आपके अगर यहाँ में बात करूँ तो तुलसीदास की है। ठीक है, यहाँ वो कहते हैं कि किसानों को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और बनियों को जो है वो बनिज, बनिज यानी बनिया, और बनिक यानी बनियों को जो है आपके उपज वो भी उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, 107 नंबर का प्रश्न है, यहाँ हम बात करते हैं वो है, इनमें से कौन सा कवि रीति काल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा कवि जो रीति काल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है? रसकान, देव, भिखारी दास और पद्माकर। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके जो रसखान है, ये रीति काल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है 108 नंबर का। इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु, जगत विनोद, बिहारी सतसई और ललित ललाम। तो कौन से नहीं है आपके? तो बिहारी सतसई जो है आपके लक्षण ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है 109 नंबर का। इनमें से गणानंद रचित पंक्ति कौन सी है? तो कौन सी पंक्ति जो है आपके गणानंद की है? तो वो है आपके लोग लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। अगला प्रश्न है 110 नंबर का। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक भिखारिणी, बेचैन शर्मा उग्र चंद हसीनों के खतूत, भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा, और वृंदावन लाल वर्मा वैशाली की नगर वधु।
तो आपके जो वृंदावन लाल वर्मा है, इनकी रचना नहीं है। वैशाली के नगरवधु जो है, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हैं अगर हम बात करते हैं तो आपके जो है श्याम सुंदर दास है, इन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ माना था। खड़ी बोली को वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी किस विद्वान ने कहा था? तो किसने कहा था अगर यहाँ हम बात करते हैं तो आपके जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था। पूर्व हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हुई है साथियों? अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके अर्धमागधी से हुई है। कितना सरल पेपर है। हिंदी साहित्य इतिहास के ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जहाँ सोच भी नहीं सकते हैं, इतने सरल सरल प्रश्न। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन से नहीं है? कौन से नहीं है अगर साथियों अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके जो मगही है, ये पश्चिमी बोली की हिंदी जो सॉरी भाषा नहीं है। कबीर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? इन्होंने माया का महिमा मंडन किया है, ये जो कथन है इनका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन हार। इन पंक्तियों में क्रम से दूसरे अनंत यानी कि इस अनंत का जो है अर्थ क्या है? तो क्या है यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 116 नंबर के प्रश्न में जो है यहाँ अनेक प्रकार का है। ठीक है, अनेक उपकार करने का है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। रामचरितमानस के बालकांड में उक्त कथन किसका है? ये कथन ये भी बिल्कुल जो है बिल्कुल वापस प्रश्न रिपीट हुआ। कौन सा? आरपीएससी ग्रेड सेकंड से रिपीट हुआ। ये वाला प्रश्न हुआ है। अगर इसकी ओर मैं बात करती हूँ, आपका ये वाला प्रश्न था अभी, ये वाला, ये भी जो है वापस आपके सेकंड ग्रेड के रिपीट हुआ है। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ आपका यहाँ पे आया था प्रश्न अभी जस्ट यहाँ प्रश्न आया था आपका जो कि सेकंड ग्रेड से रिपीट हुआ था, ये रहा। ये भी जो है आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड से रिपीट हुआ था। ठीक है। ये इतने प्रश्न जो है आपके वापस दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसीलिए मैं कहती हूँ कि पुराने प्रश्न आपको जरूर पढ़ना है। होई सोई जो राम रचि राका, ये किसके हैं? तो बालकांड के उक्त कथन में से किसका कथन है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके ये शिव जी का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तभी उपंग सुत आए गए, सका सका कुछ कछु अंतर नाई, भरी भरी अंक लए। ब्रह्मर गीत सार के उपपद में उपंग सुत किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है आपके? अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके यह उद्धव को कहा गया है, और ये भी आपका जो है रिपीट प्रश्न है। कैसा है? रिपीट प्रश्न है। ठीक है। मीराबाई की विरह वर्णन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें शारीरिक तापादि की प्रचुरता है, ये जो कथन है आपका इसमें सही नहीं है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन के जाई परे श्यामु हरि दुति होई। उक्त छंद में प्रयुक्त श्लेष्ठ पद हरित दुति, इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होगा? तो कौन सा अर्थ नहीं होगा अगर यहाँ हम बात करें तो आपके दीन दुखी, ये जो है इसका अर्थ नहीं होगा। ये भी आपका जो है रिपीट प्रश्न है। कैसा है? रिपीट प्रश्न। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर उठा के देखो, कौन? स्पेशल बीएड वाले। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वाले आप जो है आप आरपीएससी के पेपर देखो, दूसरे आपका पूरा प्रश्न जो पेपर है ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। अजो तर योना ही रयो श्रुति सेवक सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लियो बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में इनमें से क्या है? तो क्या है इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके श्लेष अलंकार और सत्संग का महत्व बताया गया है। अगला प्रश्न है 122 नंबर का, एक डंकी गण एक रो भूले कौन स्वभाव, सूरा आलस एस में अकच घुमाई आव। वीर सत्सई के उक्त छंद में देश पर किसके आधिपत्य की ओर संकेत किया गया है? तो आपके यहाँ पे जो है अंग्रेजों का आधिपत्य की ओर संकेत किया गया है। 123 नंबर का प्रश्न है, वो है कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो कुल कितने सर्ग हैं यहाँ अगर हम बात करें तो 7 सर्ग है। ठीक है। आनंद सर्ग की प्रथम पंक्ति इनमें से कौन सी थी? तो कौन सी थी इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे थी, चलता था धीरे धीरे वह एक यात्री का दल। ये जो है उसकी प्रथम पंक्ति थी। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, असाध्य वीणा में, यह उक्ति किसकी थी? तो किसकी थी ये प्रियमवद की थी। किसकी? प्रियमवद की। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना था? तो किसे माना था साथियों?
अगर 126 नंबर की प्रश्न की हम बात करते हैं, विश्व कामना को, किसको, विश्व कामना को, नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस नाटक में उक्त कथन किसका है, तो किसका है साथियों ये, तो आपके सुंदरी का है। और ये भी आपका जो है कैसा है, रिपीट प्रश्न है। उसने कहा था कहानी शीर्षक में उसने शब्द कहानी के किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ था, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था ये प्रश्न जो है आपके, इसमें आपके सूबेदारनी के लिए प्रयुक्त हुआ था। और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी रही, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो किस कहानी से ली गई है, अगर यहाँ हम बात करें आपके, तो एक और जिंदगी से ली गई है। करीमुद्दीन ने माउथ ऑर्गन पर एक नई फिल्म धुन छेड़ दी, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो किससे ली गई है साथियों, तो ये आपके परिंदे से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण उद्देश्य का नहीं है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ से आपके जो है टीचिंग मेथड के प्रश्न आ चुके हैं, किसके, टीचिंग मेथड के, ठीक है। यहाँ से आपके टीचिंग मेथड के प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके लिपि का ज्ञान कराना, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, लिपि का ज्ञान कराना। ये जो है आपके कक्षा आपके जो है लिपि का छोटी कक्षाओं से यह जो है लिपि का ज्ञान कराना शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौशलात्मक उद्देश्य है, तो कौन सा है कौशलात्मक उद्देश्य, तो ये है आपका 132, ठीक है। तो इसमें है आपके शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन की योग्यता विकसित करना। गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करते हुए शब्दार्थ वाक्य की व्याख्या करता चलता है, तो कौन सी विधि है इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके इसमें अर्थबोध विधि है। खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है, तो खंडान्वय विधि का दूसरा नाम क्या है साथियों, प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि द्वारा कविता पढ़ाने पर कविता को भाव कला दोनों पक्षों की एक कथावाचक की भांति विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदयंगम कराने हेतु इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। यह कथन पद्य शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया है, तो अगर हम यह बात करते हैं तो आपके व्यास विधि के अंतर्गत कहा गया था। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की भाषा पर पूरा पूरा अधिकार हो तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार हो। यह कथन व्याकरण शिक्षण की किस विधि के संदर्भ में कहा गया था, तो किसके संदर्भ में कहा गया था, आपकी भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हम बात करते हैं तो आपके आगमन विधि के अंदर, ठीक है। 1961 में किस शोध छात्र ने रॉबर्ट बुश एवं DDW एलियन के निर्देशन में कार्य करते हुए शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा प्रशिक्षण को वास्तविक बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था, तो किसने किया था अगर हम यहाँ बात करें आपके, तो केथ एचिसन ने। निम्नलिखित में से प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपके, अंतःक्रिया में परिवर्तन। PS ब्लूम द्वारा दी गई शिक्षण योजना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों, तो वो कहते हैं आपके मूल्यांकन उपागम। अगला प्रश्न है 141 नंबर का, इकाई किसी विषय का बड़ा उपभाग होता है जिसमें कोई मूलभूत सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। यह कथन संबंधित है, तो किससे संबंधित है साथियों, ये आपके इकाई योजना से संबंधित है, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री के संबंध में असंगत कथन है, तो कौन सा है जो कथन आपके असंगत है, ठीक है। तो आपके महंगी व जटिल होनी चाहिए, ये आपके जो है इसमें असंगत कथन है। 143 नंबर का प्रश्न है, यह विधि सूत्र प्रणाली का दूसरा रूप है, अंतर केवल इतना है कि जहाँ सूत्र विधि संस्कृत से हिंदी में आई, यह अंग्रेजी से हिंदी में आई। यह कथन किस विधि से संबंधित है, तो ये किस विधि से संबंधित है साथियों, तो अगर हम बात करें समीक्षा विधि से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे अच्छे थे आपके टीचिंग मेथड के। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रकार हैं, तो कौन से हैं आपके 144, ठीक है। दूसरे जो है आपके कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार है। सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण को इस रूप में किसने परिभाषित किया है, तो किसने परिभाषित किया है साथियों, मैकलिस तथा अनविन ने।
किसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों को व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है? तो किसका है ये? अगर हम बात करते हैं तो आपके डेविड के अनुसार। मौन वाचन से संबंधित है। मौन वाचन से संबंधित कौन सा है साथियों? गद्य शिक्षण। ठीक है। सहायक शिक्षण सामग्री के भेद है, तो कितने भेद होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपके? इसमें कालांश का समय 25 से 30 मिनट का होता है, ये जो आपकी विशेषता इसकी नहीं है। अंतिम प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसमें छात्रों के रुचियों एवं अभिवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये जो है आपकी बिल्कुल इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है साथियों, ये हुए अपने कितने प्रश्न? आपके 150 प्रश्न कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे जो है आपके पूरे 150 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। यहाँ अब सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं आपके सामने जो है कुछ थोड़ा बताना चाहती हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी पहली बात है, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है साथियों? आपको जितने भी पेपर हैं, ठीक है, जितने भी पेपर है आपके, मैं अगर बात करूं, कहीं खाली पेज मुझे नजर आए, यहाँ है। ठीक है। आपके पेपर हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के। ठीक है। ग्रेड फर्स्ट के, जिसमें आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले दोनों के जो है आपको 5 साल पुराने पेपर देखने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, ठीक है, सेकंड ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले और आपके जनरल पेपर, दोनों के जो है आपको 5 साल पुराने पेपर देखने हैं। क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए बात कर रही हूँ, स्पेशल। ठीक है। इनके लिए मैं बात करूँ तो इनका जो पूरा पेपर है, ये कम से कम अगर ये जो है ये 10 पेपर, 5 साल पुराने पेपर है, 5 और 5 10 और 5 और 5 10 20 पेपर, इन 20 पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके कम से भी कम जो है 50 से 60 प्रश्न आपके पुराने एग्जाम से आए हुए प्रश्न ही इसमें आपको वापस रिपीट हुए मिले हैं। ठीक है। तो आप 20 प्रश्न है, जो आपके 20 पेपर है, इनको आप आराम से कंठस्थ याद कर सकते हो। बाकी जैसा है आपकी मर्जी, कंटेंट आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, पेपर आपका बहुत सरल आता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो और अच्छी लगी भी होगी तो आप इसको आपके साथियों के साथ शेयर करें, और जिसने भी वीडियो को जो है लाइक नहीं किया वो लाइक करे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले में हर प्रकार के जो है आपके पेपर, जैसे आपके आरपीएससी के पुराने 5 साल पुराने पेपर सारे इस पे सोल्व करवाऊंगी, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी सोल्व करवाऊंगी, सेकंड ग्रेड के भी मैं संस्कृत डिपार्टमेंट वाले जो पेपर वो भी इसी में ही सोल्व करवाऊंगी। ठीक है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।